हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आप जो स्कोर कर पाते हैं उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर का, सेकंड है मैकडूगल का, थर्ड है वुडवर्थ का एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे का। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा किन्होंने कहा हुआ है? 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पियाजे। पियाजे ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतत्य विकास से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास आंतरिक होता है, सेकेंड है विकास का एक निश्चित क्रम होता है, थर्ड है विकास का सटीक मापन असंभव है एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि मनुष्य जब गर्भावस्था में होता है उस समय से लेकर जब तक वो जीवित रहता है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है हमको कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, यह विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे कि संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था को कही जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है किशोर अवस्था, सेकंड है शैशव अवस्था, थर्ड है बाल्य अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था। तो तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहते हैं? करेक्ट होगा 3 का आपका ऑप्शन 1, किशोर अवस्था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है किशोर अवस्था, सेकंड बाल्य अवस्था, थर्ड शैशव अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक अवस्था। तो लड़कियां जो होती है वो लड़कों से भाषा विकास में प्रत्येक अवस्थाओं में आगे रहती है। करेक्ट आंसर होगा 4 का हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे कि एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है प्रत्यागमन का सिद्धांत, थर्ड है संयोग का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है समानता का सिद्धांत। तो माँ बाप से एकदम विपरीत गुणों वाले जो संतान उत्पन्न होते हैं वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है वंशानुक्रम का? 5th का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विद्यालय वातावरण में निम्नलिखित में से किसकी बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुशासन, सेकंड पाठ्यक्रम, थर्ड पाठ्यक्रमेत्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है वंशानुक्रम। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है ये बताना है आपको। करेक्ट होगा 6 का हमारा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के नियम बताएंगे, सेकंड है नवीन उदाहरण देंगे, थर्ड है छात्रों के पूर्व ज्ञान को पहचानेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन नवीन वीडियो का प्रयोग करेंगे। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वुडवर्थ के सीखने के नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड प्रभाव का नियम, थर्ड अभ्यास का नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है आंशिक क्रियाओं का नियम। तो वुडवर्थ के जिस नियम को सीखने के मुख्य नियमों में रखा जाता है, मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है, वो कौन सा है? 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे कि व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम में नहीं आती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामूहिक शिक्षण पद्धति, सेकंड डाल्टन पद्धति, थर्ड कॉन्टेक्ट पद्धति एंड फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा पद्धति। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि क्वेश्चन रीड करते टाइम आप लोग एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो काम में आती है या फिर काम में नहीं आती है, इसको जल्दी जल्दी में पढ़ना भूल जाते हैं। और 3 ऑप्शंस तो ऐसे रहते हैं जो कि काम में आती है से रिलेटेड रहेंगे, तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक कर देंगे। तो एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर जवाब दीजिएगा। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सामूहिक शिक्षण पद्धति। व्यक्तिगत शिक्षण
ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति को अलग प्रकार से शिक्षण दिया जाता है, उसमें सामूहिक शिक्षण पद्धति जो है वो काम में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अंतर्दृष्टि कैसे आती है? फर्स्ट ऑप्शन है आकस्मिक, सेकंड है धीरे धीरे, थर्ड है अनिश्चित एंड फोर्थ ऑप्शन है एकदम से। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 आकस्मिक यानी कि अचानक। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे कि सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकंड पाठ्य वस्तु, थर्ड शिक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है श्यामपट्ट। तो सीखने पर जिसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो है आपका ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? तो पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, डिटेल में समझ लीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, वो बताना है आपको। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष से 11 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको शैशव, ये क्या कहते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था कहेंगे। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष हो जाएगी और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष हो जाएगी। और फिर अमूर्त संक्रियात्मक जो पियाजे ने दिया है वो 11 से 15 वर्ष तक है, ध्यान में रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे भाषण देंगे, सेकंड है उन्हें दंड देंगे, थर्ड है उनकी गलती बताएंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उनके असामाजिक व्यवहार करने के कारण का पता लगाएंगे। तो यदि आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके असामाजिक व्यवहार करने का रीजन क्या है, कारण क्या है, आप उसका पता लगाओगे और फिर उसके जो समस्या होगी उसका समाधान करोगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14, पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तनावग्रस्त होना, सेकंड है कक्षा समायोजन में असफलता, थर्ड है रुचि की कमी एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त चिंतन करना। तो अमूर्त चिंतन करना जो है वो पिछड़े बालक की विशेषता बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, मूल्यांकन को मापने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणात्मक विधि, सेकंड है परिणामात्मक विधि, थर्ड है उपयुक्त, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन को मापने की जो विधि है वो गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सृजनात्मकता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं को अन्य बालकों से अलग करना, सेकंड है नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना, थर्ड है स्वयं को अन्यों से बेहतर दिखाना एंड फोर्थ ऑप्शन है विशेष व्यवहार करना। तो सृजनात्मकता क्या है? करेक्ट होगा 16 का हमारा ऑप्शन डी विशेष व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता है तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है तो इसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक व्याधि, सेकंड है रुग्णता, थर्ड कुपोषण एंड फोर्थ ऑप्शन है बेरी। तो जब किसी बालक को संतुलित भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और वो अनियमित जीवन व्यतीत करता है तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी यानी कि कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया आपसे कि अपराधी बालक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जो बालक असामाजिक कार्य करता है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि जो नए विचारों को प्रतिपादन करता है, थर्ड है जो सामान्य बालकों से शीघ्र कार्य संपन्न करे एंड फोर्थ ऑप्शन है जो अन्य बालकों से अलग रहता हो। तो असामाजिक बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो बालक असामाजिक कार्य करता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वह बालक पिछड़ज्ञ बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा के कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी का, सेकंड फ्रायड का, थर्ड बर्ट का एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रू एवं क्रो का। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बर्ट ने कहा है कि वह बालक पिछड़ज्ञ बालक है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एलेक्सिया है। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, सेकंड है लिखने की अक्षमता, थर्ड है पढ़ने की अक्षमता एंड फोर्थ ऑप्शन है गणना संबंधी अक्षमता।
तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये जो है वो पठन संबंधी विकार है, डिसेबिलिटी है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिस डिसेबिलिटी में बच्चे पढ़ते वक्त शब्दों का हेरफेर करते हैं, यानी कि वो 100 को वाच और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आपसे कि वुडवर्थ प्रतिपादक है। फर्स्ट ऑप्शन है SOR कारक के, सेकंड है संबद्धता सिद्धांत के, थर्ड है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के, एंड फोर्थ ऑप्शन है बारंबारता के नियम के। तो वुडवर्थ ने इन चारों ऑप्शंस में से किसको प्रतिपादित किया है ये बताना है आपको। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 SOR थियरी के। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्किनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सेकंड है आत्मीकरण का सिद्धांत, थर्ड है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्किनर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो है क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन सा नियम या फिर सिद्धांत वॉटसन ने प्रतिपादित किया है। फर्स्ट ऑप्शन है संबद्धता का सिद्धांत, सेकंड है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, थर्ड है बारंबारता का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव के नियम। तो वॉटसन ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है वो है आपका ऑप्शन सी, बारंबारता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम, निम्न में से किस जानवर पर पैवलोव ने प्रयोग किया। फर्स्ट ऑप्शन है बंदर पर, सेकंड चिंपैंजी पर, थर्ड कुत्ते पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बिल्ली पर। तो पैवलोव ने जिस जानवर पर प्रयोग किया था वो था ऑप्शन सी, यानी कि कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित नहीं किया। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सेकंड है तत्परता का नियम, थर्ड प्रभाव का नियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है बारंबारता का नियम। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बारंबारता का नियम। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सेकंड है संबद्धता का सिद्धांत, थर्ड है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गेस्टाल्टवादियों ने, जिसमें कोहलर, कोफका आदि आते हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था ये बताना है आपको। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है एबिंगहॉस, थर्ड है स्किनर, एंड फोर्थ ऑप्शन है पैवलोव। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हल ने जिस अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था ये बताना है आपको। फर्स्ट है प्रबलन सिद्धांत, सेकंड क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, थर्ड है संबंधवाद का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो हल ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो है आपका ऑप्शन ए, प्रबलन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 है, डाल्टन विधि का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, सेकंड है फ्रॉबेल, थर्ड है हर्बर्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को डाल्टन विधि का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड 9, थर्ड 10, एंड फोर्थ ऑप्शन है 14। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।